हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन ओनली आईएएस। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस मेंस पेपर 1 2021 हिस्ट्री सेक्शन। देखिए, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें मैंने आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री को डिस्कस किया था। ठीक है, और उस वीडियो को आपको देखना मस्ट है, उसके बाद ही आप पार्ट 2 को देखेंगे। वाई? नॉट बिकॉज ऑफ मॉडल आंसर, नो 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 नो। मॉडल आंसर तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, बहुत वेबसाइट, बहुत वीडियोस में मिल जाएंगे, बट द अप्रोच। सी, मैंने आपको बताया GS1 के इंट्रो एंड कंक्लूजन देखना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, बिकॉज GS2 एंड 3 में आप बहुत ईजिली लिख सकते हैं यार। मतलब यू हैव द फैक्ट, यू हैव द डेटा, यू हैव द करंट इवेंट, इवन कंक्लूजन यू कैन राइट बाय यूजिंग द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट और एनी नीति आयोग फ्रेमवर्क। दैट इज द ईजी पार्ट। बट इन GS1 यू हैव टू राइट सम काइंड ऑफ बुकिश लैंग्वेज। फॉर दैट यू नीड द थीम्स, और थीम्स कहाँ से मिलती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और इवन मैंने आपको अपनी थीम्स के स्नैप्स दिखाए कि ये जो मेरी 2 साल पुरानी थीम्स थी, मैंने उसको अप्लाई करके दिखाया इस टाइम के 2021 के क्वेश्चंस में। ठीक है, लाइव दिखाया मैंने। सो हाउ टू डू दैट, ये सब मैंने आपको पहली वीडियो में बताया। सो फॉर दैट थिंग यू हैव टू वॉच द पार्ट नंबर 1, इसलिए वो वीडियो 30 मिनट की बनी। एंड सेकेंड थिंग इज दैट पैटर्न ऑफ एनालिसिस, मतलब किस प्रकार से सोर्स ऑफ क्वेश्चंस थे, क्या किस तरह से कंपेयर करना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने इवन आपको ये तो दिखाया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्टली थीम्स रिपीटेड हैं, फिर डिफिकल्टी लेवल क्या था, मेरी तरफ से कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम थे जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो वो सारी चीज़ मैंने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, सो अगेन माई इंटेंट इज़ नॉट टू टेल यू कि भाई आप मॉडल आंसर देखो या पॉसिबल आंसर देखो। वैसे भी UPSC का देयर इज नो मॉडल आंसर। ठीक है, अब 15 दिन बाद हर वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएगा, तो देख लेना। वैसे तो मैंने भी दिया है, डोंट वरी। बट माई मेन इंटेंट इज़ टू प्रोवाइड यू द अप्रोच, जो कि कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, जैसे आपको पता है आजकल एक बड़ी ट्रेंडिंग चीज़ चल रही प्रीलिम्स में कि सॉल्विंग द UPSC प्रीलिम्स क्वेश्चन इन एग्जाम कंडीशन, और वो ट्रिक्स के थ्रू बताते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, आई अप्रिशिएट दैट। बट अभी तक किसी ने मेंस के लिए नहीं बताया। ठीक है, मेंस के लिए हम कैसे 7 मिनट में आंसर लिख पाएँ? आप खुद सोचो यार, पॉसिबल है? आप लिख के देख लो, अभी नहीं होगा। बट ये थीम बेस्ड प्रिपरेशन करोगे ना, 7 मिनट में या 5 मिनट में लिख पाओगे बहुत आराम से। समझ में आई? तो उस अप्रोच के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखना। इट इज़ माई रिक्वेस्ट, भाई हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, देख लो, लॉस नहीं होगा, माई पर्सनल गारंटी। और पार्ट 2 में भी हम सेम थीम को फॉलो करने वाले हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखोगे तो आप बताओ पार्ट 2 कैसे समझ में आएगा? तो दोनों ही लॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा मत करो, पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, यू विल बी इन एडवांटेजेस सिचुएशन। आप कुछ ना कुछ लर्न करोगे, दिस इज माई पर्सनल गारंटी, कुछ लूज़ नहीं करोगे। सो दिस हैज़ बीन डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। नाउ लेट्स कम टू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जनरल एनालिसिस। सी, अगर हर बार आप देखें एवरेजली 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे थे 2013 से 17 तक, बट इस बार सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन आए, वो भी सिर्फ 40 मार्क्स के। तो यू कैन से कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा सा घटा है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चंस आए ना, दे वर ऑन द सेम थीम। ना व्हाट इज दिस थीम, चलो एक बार फिर से बता ही देता हूँ कि आपको इंटरेस्ट आ जाए। देखो, थीम्स मतलब हॉट टॉपिक्स। हॉट टॉपिक्स मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वो टॉपिक्स ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे दिस इंडियन रेनेसा, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट 6 पे आया, 7 पे आया, 19 पे 19th सेंचुरी इंडियन रेनेसा। देखो 21 पे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आपने भले इस टॉपिक को पढ़ा होता है ना पढ़ा होता, एक बार बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गए होते ना, काम हो जाता आपका सर। ठीक है, समझ में आया? ये थीम्स हैं जिनको मैं यूज़ करके दिखाऊंगा, जो मैंने पहले भी कर चुका हूँ, एक बार फिर से करूँगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, ये मॉडरेट्स वाला क्वेश्चन 1994 में आया, 1998 में आया, 2017 में आया। अब देखो मॉडरेट्स, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल मैच कर रहा है। ये देखो, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडरेट्स इन द फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी सेम है लगभग। व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द बेस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, रिपीटेड। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। दो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ लिस्ट नहीं किए, बिकॉज यहाँ पर मुझे कोई और अप्रोच बताना है, ट्रिकी अप्रोच बताना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट यू नो कि क्वेश्चन NCM से और CDM से आए हैं। ठीक है, आप एक बार देख भी सकते हैं। मुझे कुछ अप्रोच बताना था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिस्ट नहीं किए। और भाई थोड़ा तो चलता है ना, थोड़ा तो एडजस्ट करोगे। सो आई थिंक यू आर क्लियर कि व्हाट आर द थीम्स एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हॉट टॉपिक्स। तो इस बार भी क्वेश्चन हॉट टॉपिक से आए, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द अदर हॉट टॉपिक्स लाइक प्री गांधीयन फेस, फिर गांधीयन फेस, नेशनल पर्सनैलिटीज लाइक गांधी, अम्बेडकर, बोस, एंड ऑल्सो ऑन सम वाइसरॉय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन, फॉरेनर्स एंड कैपिटलिस्ट टू द नेशनल मूवमेंट। ऐसी बहुत सारी थीम्स हैं, जस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आपको लिस्ट किए गए हैं। अब देखिए, अगर क्वेश्चन जब भी थीम से आते हैं ना, सो उसको हम कैटेगराइज करते हैं ईजी टू मॉडरेट। बट इफ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम जो तुमने नहीं पढ़ा है, दैन दैट क्वेश्चन इज टफ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मलाया पेनिनसुला, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन आया 17 के आसपास, टफ बोल दिया लोगों ने, क्यों? पढ़ा ही नहीं था कभी। इस बार क्वेश्चन आया इंटर वॉर पीरियड से, लोगों ने बोल दिया ईजी है भाई, बिकॉज हमने पढ़ के रखा है। सो दिस क्वेश्चन दिस टाइम एक्चुअली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज ईजी टू मॉडरेट। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन।
व्हाट इज द क्वेश्चन? ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। क्वेश्चन इज ऑफ 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स का है। सी यहाँ पर दो इंट्रोडक्शन पॉसिबल है, आइदर यू कैन एक्सप्लेन ब्रह्मो समाज और यंग बंगाल मूवमेंट या फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, बोथ विल वर्क, बट व्हाट शुड बी योर ऑप्शन, दिस वन और दिस वन? सो माई आंसर वुड बी go with social religious reform movements. Now why? You're UPSC student, you have to know why. ठीक है, so I'm going to tell you why. कि देखो यार, बंगाल एंड ब्रह्मो समाज मूवमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना चालू करोगे ना, इट विल टेक अराउंड हाफ पेजेस। जब हाफ पेज यहीं पर उड़ा दोगे देन कंटेंट में क्या लिखोगे? अगर ये क्वेश्चन 250 वर्ड्स का होता, 3 पेजेस मिलते, सो आई थिंक सूटेबल होता, अच्छा होता, बट टाइम कम है, स्पेस कम है, सो गो विथ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। अब इसके लिए ऑलरेडी आई हैव अ थीम एंड दैट इज थीम नंबर 12 एंड थीम का नेम है सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, एंड व्हाट इज द इंट्रोडक्शन हियर? इंडियन सोसाइटी वॉज कॉट इन अ विशियस वेब क्रिएटेड बाय रिलीजियस सुपरस्टिशन एंड डोगमास, एक्सपोजर ऑफ पोस्ट एनलाइटनमेंट रैशनलिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन लेड टू इंडियन रेनेसांस। आप बताओ, ये बुकिश लैंग्वेज है, उस टाइम पे ऐसे लिख पाओगे? नॉट पॉसिबल, रट्टा मार के जाना पड़ता है, इसी को बोलते हैं थीम मेकिंग। अब देखो, इस इंट्रोडक्शन को अप्लाई कर दो यहाँ पर, कोई डाउट नहीं करेगा कि पहले से कॉपी पेस्टेड है, आपको लाइक एग्जामिनर तो इंप्रेस हो जाएगा, है ना? हुआ ना अप्लाई? इसी थीम को बाकी के 3 क्वेश्चन में अप्लाई करो, 6 में, 7 में, 19 में, कोई इशू नहीं है, यू कैन ईजिली अप्लाइड। देखो ये होता है थीम का फ़ायदा, अगर रटी होंगी। आप बताओ, सोचा आपने इंट्रोडक्शन क्या लिखना है? नहीं, टाइम बच गया, किसी और क्वेश्चन में स्पेंड करो, जो बाउंस रहा है वहाँ पर थोड़ा टाइम देके 1-2 लाइन लिख दो तो अप्रॉक्सीमेटली हाफ मार्क्स मिल जाएगा वहाँ। इस तरीके से टफ कंपटीशन होता है, और ये पता सब टॉपर्स करके रखते हैं, बताता कोई नहीं है, लेकिन सब छुपा के रखते हैं। क्यों? ट्रिक बाहर आ जाएगी यार। लेकिन ओनली का काम क्या? आपको एग्जाम क्लियर करवाना, तो ऐसी कुछ ट्रिक्स बतानी पड़ती है। कंक्लूजन पे आऊँ, कंक्लूजन क्या है? देखो, बॉडी के बाद कंक्लूजन लिखा जाता है, बट हमारा कंक्लूजन पहले ही रेडी रहता है। व्हाट इज द कंक्लूजन? दीज मूवमेंट्स वर नॉट एन आइसोलेटेड फिनोमिना, रैदर एन एक्सरसाइज टूवर्ड्स नेशनल कंस्ट्रक्शन एंड विद नेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मीनिंग्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा और स्पेसिफिक करना है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से हल्का सा मोल्ड कर दो। जैसे क्या लिख दोगे यहाँ पर? यंग बंगाल मूवमेंट एंड ब्रह्मो समाज movements were not an isolated phenomena, they were an exercise towards national construction and with national political and economic meanings। लग गया ना? अच्छा देखा, सिर्फ यही कॉपी पेस्ट नहीं करना, हल्का सा ना स्ट्रीम के हिसाब से मोल्ड करना पड़ता है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कैसे मोल्ड करना है, इसलिए वो 30 मिनट का लेक्चर था, उसको देख के आओ। ठीक है, तो भाई फिर से हाथ जोड़ रहा हूँ, देख लो यार एक बार, फ़ायदा होगा आपका। अब तो आई थिंक लग रहा होगा फ़ायदा होगा, तो एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, सो आई थिंक यू आर क्लियर विद द इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पार्ट। अब देखो, वही बिल्कुल बोरिंग था, बॉडी होगी हमारी कि भाई एनलाइटेड एजुकेशन इंडियन थे। अब देखो क्या लिखा है? ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशल रिलीजियस मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। तो इसी के आजू बाजू घुमाते हुए वही रीज़न लिख देना। रीज़न पता सेम रहेंगे जो स्पेक्ट्रम में है हर जगह, चाहे बिपिन चंद्र पढ़ो चाहे कुछ भी पढ़ो, वही एनलाइटेड एजुकेटेड इंडियंस थे, लाइक राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने ब्रह्मो समाज चालू की बिकॉज उन्हें ब्रिटेन से एजुकेशन मिली थी, तो दे बिकेम द बैकबोन ऑफ द नेशनल मूवमेंट। इसके बाद रेडिकल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट उस टाइम पे हुए, जैसे एग्जाम्पल टॉम में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसने इंस्पायर किया मूवमेंट्स लाइक यंग बंगाल मूवमेंट बाय हेनरी विवियन डिरोजियो। हो गया भाई डिफरेंस आजू बाजू है। इस पर सपोर्टर्स ऑफ लाइक सपोर्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, लाइक आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो कि भाई स्कूल्स खोलने में राजा राम मोहन रॉय को सपोर्ट मिला, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। देखो पास पास घूम रहा है। ओरिएंटल स्टडी हुई, ओरिएंटल स्टडी मतलब स्टडी ऑफ द लोकल कल्चर बाय द ब्रिटिश। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट था ओरिएंटल प्रोजेक्ट, इसको किया गया। बट एक्चुअली क्या हुआ ना कि ब्रिटिश ना बार बार हमारे लोकल कल्चर को बेकार दिखाते थे। मतलब अगर ये लोग प्रूव कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर किंग था, तो दिखाएंगे नहीं यार डेस्पोटिक किंग था, उसने रिलीजन को प्रमोट किया, उसने प्रोसिक्यूशन किया। ठीक है, ये सब दिखाना चालू करे थे, तो इसके अगेंस्ट ना लाइक इंडियंस का बहुत गुस्सा बढ़ रहा था, तो सोचा वी विल रिफॉर्म आवर कल्चर। सो दिस इज वन ऑफ द रीज़न। इसके बाद कंडीशन ऑफ इंडियन सोसाइटी दैट वाज वेरी बैड। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखना, कास्ट सिस्टम, सती, पॉलीगैमी, हर किसी में लिखना। ठीक है, इसके बाद ग्रोथ ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। यहाँ पर यू कैन राइट अबाउट द लाइब्रेरी मूवमेंट, मतलब यहाँ पर बीच में एक बंदा बैठ जाता था, आजू बाजू सब लोग बैठ जाते थे, और जो पढ़ा लिखा बंदा था सबको पढ़ाता था। सो दैट वाज द लाइब्रेरी मूवमेंट, मेंशन कर सकते हो। इसके बाद रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, लाइक उन्होंने यूनिफाई किया इंडिया को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली। सो दिस हैज़ हेल्प्ड अलॉट टू इंडिया। ठीक है, सो आई थिंक यू हैव गॉट द मेन रीजन्स। तो अगर आप बाकी वेबसाइट भी चेक करेंगे या क्वेश्चंस और समथिंग कोई भी वीडियो, सो विल गेट द सेम रीज़न। बस हल्का फुल्का फैक्ट ऊपर नीचे होते हैं, बाकी हर चीज़ सेम होती है। सो दिस इज द मॉडल आंसर, पॉसिबल आंसर, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, बट माई अप्रोच इज नॉट टू टेल यू द मॉडल आंसर, बट एक्चुअली दिस अप्रोच विच यू विल सॉल्व
और हेल्प इन फर्दर एग्जामिनेशंस। इनको इवन टेस्ट सीरीज में अप्लाई करके देखना, इट विल वर्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दी मॉडरेट्स, ठीक है। सो सी रिपीटेड है, सी इसका लाइक इंट्रो मेरे पास रेडी था बट एक्चुअली स्नैप नहीं ले पाया जस्ट बिकॉज कि वो और बेकार हैंड राइटिंग में लिखा था, तो मैंने सोचा इतनी भी क्या बेकार हैंड राइटिंग दिखाना। बट आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द इंट्रो ऑफ द मॉडरेट्स। सी सिंपली यू कैन राइट कि दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिबरलिज्म ऑफ ब्रिटिश आइडियोलॉजी एंड यू कैन राइट दैट टेन्योर दैट दे वर फ्रॉम 1885 to 1905 एंड दे प्रैक्टिस द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। बस दैट्स इट। तीनों क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लो मॉडरेट्स पे, इट विल सूट द बेस्ट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन। ये देखो, ये कंक्लूजन एक्चुअली एनसीईआरटी का है बट एक्चुअली यू विल फाइंड कि ओनली आईएएस ने भी स्ट्रीम को कॉपी किया है। सो आप देखिए, हम एनसीईआरटी एंड ऑल सारी बुक्स का ध्यान रखते हैं, हर किसी का कंटेंट लेके चलते हैं। सो आप देखेंगे, दो दे आर क्रिटिसाइज फॉर नॉट रीचिंग टू द मासेस एंड हैविंग फेल्ड टू ब्रिंग एनी सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स, देयर अचीवमेंट्स लाई इन द फैक्ट दैट दे इग्नाइटेड स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, शोड वे ऑफ पॉलिटिकल एजिटेशन, प्रोपोगेटेड मॉडर्न आउटलुक एंड सो ऑन। तीनों में अप्लाई करके देख लो, एक्चुअली चारों पे अप्लाई हो जाएगा, नो चेंज हैज़ टू बी मेड। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ थीम्स, ठीक है। इसके बाद लाइक बॉडी में जाना है कि भाई कंट्रीब्यूशन पूछा है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब ये तो हमें दिखाना कि हाँ उनका रोल था, तो फर्स्ट वी विल प्रूव रोल। इसके बाद ये भी दिखाना कि नहीं यार पूरा रोल नहीं था, थोड़ी बहुत कमियाँ थी, सो यहाँ पर थोड़ी बहुत कमियाँ लिखी हुई हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द रोल कि भाई दे हैव क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश एम्पायर इकोनॉमिकली। आप यहाँ पर एग्जाम्पल रख सकते हो आरसी दत्त का, दादा भाई नरोजी का, यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए, आप सभी जानते हो 1885 में कांग्रेस बनी, 1892 में एक्ट आया, इसमें यहाँ पर सीट्स बढ़ी, इवन थोड़ी बहुत पावर बढ़ी, नाम की पावर बढ़ी बट बढ़ी, लिखना तो पड़ेगा। इसके बाद नेशनल यूनिटी को प्रमोट किया मॉडरेट्स ने, कैसे उन्होंने कांग्रेस के सेशंस को हर सिटी में ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, जिससे ये बताया गया कि भाई दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे एक स्टेटमेंट है ना महाभारत की कि वट एवर इज इन हस्तिनापुर इज पार्ट ऑफ भारत, अदरवाइज नॉट, तो जो भी हस्तिनापुर का पार्ट था दैट वॉज पार्ट ऑफ भारत, दैट्स इट। सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई की गई। इसके बाद अ ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, आपको यहाँ पर मुस्लिम्स मिलेंगे लाइक बदरुद्दीन त्याब जी, इसके बाद पारसीस मिलेंगे लाइक फिरोज शाह में, नॉट फिरोज शाह में था एक्चुअली, दादा भाई नरोजी एंड ऑल दोज पीपल, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लिए बहुत सारे उन्होंने लाइक उन्होंने बोला कि भाई इंडियंस को इंक्लूड करो सर्विसेज में, तो धीरे धीरे इंक्लूड हुआ। इसके बाद जो भी सिविल राइट्स के, दे वर एक्चुअली चैम्पियंस, ठीक है, दे वर लवर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जस्ट बिकॉज उन्होंने ब्रिटेन में सब देखा था, ठीक है। इसके बाद फाइनली उन्होंने बहुत ही अच्छा ओपिनियन फॉर्म किया ऑन द नेशनलिज्म। सिर्फ इन्हीं रीजंस की वजह से आप कह सकते हो आईएनसी की ग्रोथ बढ़ी, आईएनसी हर जगह पहुंची और इसी का फ़ायदा उठाया एक्सट्रीमिज्म ने और बहुत ही अच्छे मूवमेंट लॉन्च किया, और अल्टीमेटली गांधी जी ने इसी का फ़ायदा उठाया। तो अल्टीमेटली बेस धीरे धीरे बनाया गया था। इट इज़ लाइक कोरल्स, ठीक है, पहला कोरल बना, फिर मर गया, फिर ऊपर, इसके बाद कहीं जगह कोरल रीफ बनी। सो हर किसी का अपना रोल है, तो ये यहाँ पर दिखाया गया। उसके बाद कुछ कमियाँ थी दैट यू हैव टू राइट हियर कि भाई वो लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉलो करते थे, ठीक है। उसके बाद यू कैन राइट कि उनका बिलीव था सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया पे, कभी भी उन्होंने मासेस को नहीं किया। भाई जब मासेस को नहीं लोगे तो सिंपल सी बात है मास मूवमेंट लॉन्च नहीं होंगे ना। इसके बाद हमेशा दे हैव प्रोफेस देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश क्राउन, हर बार ब्रिटिश के चमचों की तरह भग जाते थे। सो दिस यू हैव टू राइट द लिमिटेशंस, और कंक्लूजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड थ्रू अ थीम, ठीक है। मैंने इवन हर क्वेश्चन में अप्लाई करके दे दिया। तो आई थिंक दिस इज द अप्रोच एंड द पॉसिबल मॉडल आंसर और द पॉसिबल आंसर, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन, पता है क्यों? बिकॉज हर किसी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ा है, इवन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा है, बट ये डायरेक्ट चीज़ ना कहीं नहीं थी कि ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यहाँ पर लोग सोचना चालू होंगे अच्छा सीडीएम में ये वाला था, ये वाला था, एनसीए में ये वाला था। भाई पागलपंती मत करो, यहाँ पर ना ब्रेनस्टॉर्मिंग काम करती है। आप क्या करो, आप इस तरह से डब्बा बनाओ और लिखो गांधी सोशल वर्क। अब गांधी जी ने ज़िंदगी में जितने भी सोशल वर्क किया है सब यहाँ पर लिस्ट कर दो। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अनटचेबिलिटी, खादी लाइक चरखा एंड ऑल, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर एंड सिगरेट्स एंड ऑल, एंड बेसिक एजुकेशन, सब लिख दो। समझ में आया? अब मैं बता रहा हूँ, आप ना कोई भी अच्छी बुक पढ़ना, ये सारे प्रोग्राम गांधी जी के एनसीए में भी मिलेंगे, सीडीएम में भी मिलेंगे। आई एम 100% डैम श्योर, क्योंकि गांधी हर चीज़ में इंक्लूड करेंगे यार इसको। तो इसे ना ट्रिक बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा ना अपने एग्जामिनर को थोड़ा ब्लफ कर दिया और पता है ये सब हो जाएगा। जनरल चीज़ें हर चीज़ लिख दो, ऐसे कि अगर कोई भी लाइक आपको लिमिटेशन लिखनी किसी भी चीज़ की एग्जाम स्कीम की, तो भाई फंड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सेंटर स्टेट कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बन गया यार 3-4 लिमिटेशन, देखो सामने बन गए। सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, इसे बोलते हैं हैंडलिंग द ट्रिकी क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन इज ऑफ 250 वर्ड्स, मतलब थोड़ा बड़ा लिखना था, मतलब यू हैव टू राइट द इंपॉर्टेंस हियर ऑल्सो एंड लिमिटेशन एज वेल।
तो इंपॉर्टेंस यू विल राइट द कंस्ट्रक्टिव वर्क की कि भाई इसने बेस एक्सपेंड किया कैसे। अब देखो बेसिक एजुकेशन गांधी जी बढ़ा रहे हैं तो एस टी तक गया, तो वो लोग भी एनसीए में पार्ट लेंगे कि हाँ यार ब्रिटिश जाएंगे तो फ़ायदा होगा, हमें और एजुकेशन मिलेगी। इसके बाद क्रिएटिंग अ पूल ऑफ सत्याग्रही जो कि आगे हेल्प करेंगे गांधी जी को उनके मूवमेंट में। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो हमने क्रिएट किए थे 1921 के आसपास 31 में काम आए। इवन एक्सपेंडिंग बेस में कम्युनिस्ट ने पार्ट लिया हमारे 1931 के मूवमेंट में, ठीक है, CDM में। तो ये सब आप इंपॉर्टेंस लिख सकते हो। फिर कीप द स्पिरिट ऑफ पीपल हाई, सिंपल सी बात है गांधी जी की स्ट्रैटेजी स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल। जब ट्रूथ का फेस है तो भाई सिंपल सी बात है कुछ ना कुछ तो करने को होना चाहिए ना। तो गांधी जी ने कुछ ना कुछ काम दे दिया, भाई करते रहो काम, फ्री मत बैठो, आलसी बन जाओगे, मोटे हो जाओगे। सो दिस वॉज द रोल ऑफ गांधी जी, ठीक है। और थोड़ी बहुत लिमिटेशन डाल देना विच यू मस्ट हैव रेड कि यार इसका फ़ायदा सिर्फ अपर क्लास के जो लोग थे उनको हुआ, नॉट लाइक अपर सेक्शन ऑफ द लोअर कास्ट, जैसे कि सिर्फ कुछ SC ST को प्रॉफिट हुआ जैसे अभी भी हो रहा है रिजर्वेशन से। और फिर लाइक इसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए ब्रिटिश ज़रूरत पड़ती थी और इसका कोई लाइक पूरी कोई पॉलिसी नहीं थी, ब्ला ब्ला इन भरी चीज़ें, 2-3 लिमिटेशन स्पेक्ट्रम में है। आई थिंक आपने रट्टा मारी होगी, इसको लिख देना था, ठीक है। अब वन मोर थिंग, देखो कंस्ट्रक्टिव वर्क इसका मेंशन कहाँ था, हर जगह, ठीक है। ऑलरेडी क्वेश्चन आया कंस्ट्रक्टिव वर्क के ऊपर, मैंने बताया। तो मेरी थीम कंक्लूजन को लेकर रेडी थी, लाइक कंस्ट्रक्टिव वर्क आर सेट टू हैव प्लेड रोल ऑफ कीपिंग मॉरल ऑफ कांग्रेस वर्कर्स हाई, वाइडनिंग द मीनिंग ऑफ स्वराज एंड प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ स्ट्रगल। इट वॉज रेडी, चिपका दिया। कुछ कमी है, कंक्लूजन अच्छा लग रहा है, कुछ लग रहा है आउट ऑफ लाइक कि भाई इसके हिसाब से नहीं है, बिल्कुल नहीं लग रहा, आई नो, ठीक है। इवन अभी भी देख के अच्छा लग रहा है, एग्जाम कंडीशन में और अच्छा लगता है कि हाँ मैंने बाकी से अच्छा लिखा। बट व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन, बिकॉज इंट्रोडक्शन तो इसका मेरे पास भी नहीं था। लाइक बस एक इंट्रोडक्शन था, कंस्ट्रक्टिव वर्क कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का डेफिनेशन डाल देते, ठीक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता दो, मुझे ऐसा लगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर जगह थीम्स काम नहीं करती, बट आई एम डैम श्योर 95% जगह काम करेंगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने लिखा। तो लाइक मैंने यहाँ पर खुद अपना एक आइडिया डिज़ाइन किया है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ट्रिकी टाइप के, लाइक गांधी जी ने ये किया वो किया, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं, दो आगे कभी और डिस्कस करूँगा आगे की वीडियोज़ में। बट मैंने ना उनकी मेनली यहाँ पर फिलॉसफी लिख दी इंट्रोडक्शन में कि गांधी जी ने ये सब इसलिए किया बिकॉज उनका एक विजन था सेल्फ रिलायंट विलेज का, नॉन वॉलेंट सोशल ऑर्डर का। और अल्टीमेटली ये सब प्रोग्राम सुनने चालू किया। आप ये फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, आपको समझ में जाएगा कि दीज प्रोग्राम्स आर नॉट अ passing thought but a creation of well planned and thoughtful strategy of his mind. It was Gandhi's firm conviction that self-reliant villages form a sound basis for just, equitable and non-violent social order, which can be guiding principle for all citizens, constructive workers and policy makers in India. ठीक है, we are done. So I think आप समझ चुके हैं थीम बेस्ड इंट्रो कंक्लूजन, बॉडीज़ कैसे बनाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। सो आई थिंक आपने देखा मैंने यहाँ पर आपको मॉडल आंसर नहीं बताया, ना ही मैंने पॉसिबल आंसर बताया, आई जस्ट टोल्ड यू द अप्रोच, ठीक है। और बाकी दिखा दिया कहाँ कहाँ से यू कैन नोट डाउन दीज थिंग्स। सो आई होप यू मस्ट हैव द एंजॉयड लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, पॉजिटिव कमेंट्स देखना, कुछ खराब लगा हो तो बताना, अगली वीडियो में इंप्रूव करेंगे उसे और अच्छे से लेके आएंगे। एंटिल दैट टाइम थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।